चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे दौर में जिसे अक्सर भारत का शास्त्रीय युग या क्लासिकल एज कहा जाता है, यानी गुप्त साम्राज्य। हम साथ मिलकर उस शानदार कला और वास्तुकला को देखेंगे जिसने इस पूरे युग को एक नई पहचान दी। तो आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम किसी दौर को क्लासिकल कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी बातचीत में हमारा गाइड बनेगा और इसका जवाब हम उस दौर की कला में ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। शायद इस एक लाइन में ही गुप्त काल की पूरी आत्मा छिपी हुई है। देखिए, ये सिर्फ सुंदर इमारतें या मूर्तियां बनाने के बारे में नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक फिलॉसफी थी जहां आध्यात्मिकता, ऊंचे आदर्श और कला ये तीनों मिलकर एक हो जाते थे। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समय की जिसे पूरे भारत में कला, वास्तुकला और चित्रकला में एक अभूतपूर्व विकास का दौर माना जाता है। ये समझिए कि रचनात्मकता का एक ऐसा विस्फोट था जिसने न सिर्फ अपने समय को एक शक्ल दी, बल्कि आने वाली कई सदियों तक भारतीय कला की नींव भी रखी। तो अपनी खोज की शुरुआत कहाँ से करें? चलिए, बिल्कुल बुनियाद से करते हैं। इसी दौर में भारतीय मंदिर वास्तुकला की एक पूरी तरह से नई शैली ने जन्म लिया। एक ऐसी शैली जिसने पवित्र इमारतों के निर्माण का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। और ये बात सच में एक क्रांति की तरह थी। सोचिए जरा, इससे पहले पवित्र स्थल अक्सर लकड़ी जैसी अस्थायी चीजों से बनते थे जो समय के साथ खत्म हो जाते, लेकिन अब मंदिरों को हमेशा के लिए बनाया जा रहा था, ऐसी चीजों से जो सदियों का सामना कर सकें। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? दो नई निर्माण सामग्रियों की वजह से, ईंट और तराशे हुए पत्थर। इन दोनों ने वास्तुकारों को पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, जटिल और टिकाऊ संरचनाएं बनाने की पूरी आजादी दे दी। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इस दौर में दो मुख्य तरह के मंदिर उभरे। एक तरफ हमें शुरुआती सादे सपाट छत वाले मंदिर दिखते हैं, और फिर धीरे धीरे विकास होता है राजसी शिखर वाले मंदिरों का। उनके वो ऊंचे टावर बाद में भारतीय मंदिर वास्तुकला की पहचान बन गए। अच्छा, अगर इस वास्तुकला की महानता को महसूस करना हो तो कुछ असली उदाहरण देखते हैं, जैसे कानपुर में भीतरगांव का मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये इमारतें आज भी उस समय के कारीगरों के हुनर और उनकी जबरदस्त कल्पना का सबूत देती हैं। लेकिन गुप्तकाल के कलाकार सिर्फ ईंट और पत्थर से नई चीजें बना ही नहीं रहे थे, वो एक पहले से मौजूद कला को भी आप कह सकते हैं कि परफेक्शन तक ले जा रहे थे। और वो कला थी रॉक कट वास्तुकला की, मतलब ठोस चट्टानों को तराशकर पूरे के पूरे मंदिर और मठ बनाना। वैसे तो ये तकनीक कोई नई नहीं थी, लेकिन गुप्तकाल में ये अपने चरम पर पहुंच गई। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये गुफाएं बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों के लिए थीं, जो उस दौर की धार्मिक समरसता का एक बहुत प्रभावशाली प्रमाण है। तो इन गुफाओं के कॉम्प्लेक्स में ना आम तौर पर दो मेन हिस्से होते थे। पहला था चैत्य। इसे आप एक बड़ा सा प्रार्थना हॉल समझिए, गुफा का आध्यात्मिक दिल जहां मुख्य पूजा स्थल होता था। और दूसरा हिस्सा था विहार। ये वो जगह थी जहां भिक्षु रहते थे, पढ़ते थे, मतलब उनका मठ। तो चैत्य और विहार मिलकर एक पूरा आध्यात्मिक केंद्र बनाते थे जो सीधे चट्टान में से तराशा गया था। चलिए अब इस विशाल आर्किटेक्चर से थोड़ा हटकर कला के और भी बारीक रूपों की तरफ चलते हैं, मूर्तिकला और चित्रकला। यहां हमें एक अलग ही तरह की सुंदरता देखने को मिलती है, एक ऐसी सुंदरता जो अंदर की शांति और सौम्यता से भरी हुई है। यही गुप्त मूर्तिकला की खास पहचान है, एक लगभग ध्यान वाली शांति। यहां आपको नाटकीय हाव भाव नहीं मिलेंगे, बल्कि भावनाओं की एक शांत, गरिमापूर्ण प्रस्तुति दिखेगी। और इसके कुछ सबसे सुंदर उदाहरण हमें अजंता, एलोरा और उदयगिरी की गुफाओं में मिलते हैं। और अब एक ऐसी बात जो शायद आपको हैरान कर दे। ऐसा लगता है कि उस दौर में चित्रकला यानी पेंटिंग मूर्तिकला से भी ज्यादा लोकप्रिय थी। चित्रों की बहुत ज्यादा मांग थी। और अच्छी बात यह है कि अजंता और बाग जैसी जगहों पर हमें इसके कुछ शानदार नमूने आज भी देखने को मिलते हैं। तो जाहिर है ये सवाल उठता है कि दीवारों पर बने ये इतने अविश्वसनीय रूप से जीवंत चित्र, जिन्हें हम भित्ति चित्र या म्यूरल कहते हैं, आखिर बनाए कैसे जाते थे? उनकी तकनीक क्या थी? देखिए, इसकी जो क्लासिक तकनीक है उसे फ्रेस्को कहते हैं। इसमें गीले प्लास्टर पर पेंटिंग की जाती है ताकि रंग सूखते सूखते दीवार का ही हिस्सा बन जाए।
लेकिन, और यही तो मजेदार बात है, अजंता के कलाकारों ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने प्लास्टर के सूख जाने के बाद उस पर चित्रकारी की, जिसके लिए एक बिल्कुल अलग तरह का हुनर चाहिए था। इन कलाकारों ने जो रंग इस्तेमाल किए वो सीधे प्रकृति से आए थे। हमें सफेद, लाल और भूरे जैसे मिट्टी के रंग दिखते हैं, साथ ही चमकदार हरे और नीले रंग भी। इन रंगों का अनगिनत शेड्स में इतनी कुशलता से इस्तेमाल करना, ये कलाकारों की कला की गहरी समझ को दिखाता है। इस पूरे कलात्मक दौर को दो बड़े सेंटर्स ने शक्ल दी, मथुरा और सारनाथ, जो बनारस के पास हैं। हर एक की अपनी कुछ बारीकियां थीं, लेकिन दोनों ने मिलकर गुप्त कला की उस खास शैली को बनाया जिसे हम आज पहचानते हैं। और ये सब हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है, किसी युग को शास्त्रीय क्या बनाता है? गुप्त काल हमें दिखाता है कि ये सिर्फ कुछ कलाकृतियों का एक कलेक्शन नहीं है, ये एक मानक बनाना है, सुंदरता और सद्भाव का एक ऐसा आदर्श बनाना है जो आने वाली सदियों की कला को प्रभावित करता रहे और जिसकी गूंज हम आज भी महसूस कर सकें।